हेलो एंड वेलकम टू कॉन्फिडेंस कॉमर्स क्लासेस। माय नेम इज विवेक गुप्ता। बच्चों, हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज एंड बिजनेस स्टडीज का आज सेकंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है और सेकंड चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, इस सेकंड चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिजनेस स्टडीज से। क्यों? क्योंकि इसमें से एक या दो क्वेश्चन एवरी ईयर हमारे एग्जाम में आते हैं। बच्चों, इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर में हमें आपको दो टाइप के प्रिंसिपल पढ़ाने हैं। नंबर वन, प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल। और नंबर टू, जो मुझे बाद में डिस्कस करना है आपसे, दैट विल बी साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो मुझे इस चैप्टर में दो टाइप के प्रिंसिपल आपसे डिस्कस करना है। एक होगा हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल और एक होगा साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हेनरी फ्यूल प्रिंसिपल्स। बच्चों, एक पर्सन है हेनरी फ्यूल, जिनको हम लोग फादर ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। हेनरी फ्यूल इज अ फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। ठीक है, इनको मैनेजमेंट का फादर भी बोलते हैं। इन्होंने मैनेजमेंट के लिए टोटल 14 प्रिंसिपल बनाए हैं, जिन्हें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मैनेजमेंट के ये 14 प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं? तो देखिए सामने बोर्ड पर। फर्स्ट प्रिंसिपल उन्होंने बताया है डिवीजन ऑफ वर्क। समझे चलते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल, किसी भी वर्क को छोटी छोटी एक्टिविटीज में या छोटे छोटे जॉब में डिवाइड कर देना चाहिए। किसी भी वर्क में बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं, बहुत से उसमें छोटे छोटे जॉब होते हैं, तो हर एक एक्टिविटी को किसी ऐसे व्यक्ति को डिलीवर करना चाहिए जो उसके लिए सबसे अधिक स्पेशलाइज्ड हो, सबसे अधिक एफिशिएंट पर्सन हो। देखो, एक वर्क को, पूरे एक वर्क को किसी एक अकेले व्यक्ति को डिलीवर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी एक व्यक्ति में सारी क्वालिटी नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए हम एक ही व्यक्ति से कहते हैं कि आप परचेज वाला काम भी देख लीजिए, आप सेल वाला काम भी देख लीजिए, आप प्रोडक्शन वाला काम भी देख लीजिए, आप फाइनेंस वाला काम भी देख लीजिए, तो मानी बात वो सारे काम नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना है? वर्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना है, छोटी छोटी एक्टिविटीज में या जॉब में डिवाइड कर देना है, और हर एक जॉब को उस व्यक्ति को डिलीवर करना है जो वो उसके लिए सबसे अधिक योग्य होगा, सबसे अधिक एफिशिएंट पर्सन होगा, स्पेशलाइज्ड पर्सन होगा, जिसका सबसे बड़ा फायदा हमको मिलता है स्पेशलाइजेशन का। डिवीजन ऑफ वर्क का सबसे मोस्ट जो बड़ा बेनिफिट हमको मिलता है वो होता है स्पेशलाइजेशन का, क्योंकि इसमें हम हर एक एक्टिविटी को सबसे जो स्पेशलाइज्ड पर्सन है हम उसे डिलीवर करते हैं। तो डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल, वर्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और हर एक पार्ट को उस व्यक्ति को डिलीवर करिए जो उसके लिए सबसे अधिक क्वालिफाइड है, और इससे फायदा क्या मिलेगा हमको? स्पेशलाइजेशन का। तो ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल आता है डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट, पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी समझना बच्चों। अथॉरिटी मींस क्या होता है? तो अथॉरिटी मींस होता है पावर टू टेक डिसीजंस। पावर टू टेक डिसीजंस, किसी व्यक्ति में डिसीजन लेने की जो पावर होती है वो उसकी अथॉरिटी मानी जाती है। मैं किसी कंपनी में काम करता हूं, अब मुझे डिसीजन लेने की पावर दी गई है, तो ये मेरी क्या है? अथॉरिटी है। ठीक है, जबकि रिस्पांसिबिलिटी मींस क्या होता है? तो रिस्पांसिबिलिटी मींस ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द असाइन्ड वर्क ऑन टाइम। ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। जो भी वर्क हमको असाइन किया गया उसको टाइमली कंप्लीट करना, ये हमारी रिस्पांसिबिलिटी मानी जाती है। ठीक है, तो अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजंस, जबकि रिस्पांसिबिलिटी मींस क्या होता है कि हमें जो वर्क असाइन किया गया उसको टाइमली कंप्लीट करना। ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द असाइन्ड वर्क ऑन टाइम। तो समझिए, यहाँ पर हेनरी फ्यूल साहब ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की अथॉरिटी और उसकी रिस्पांसिबिलिटी हमेशा इक्वल होना चाहिए। अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी में बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस का मतलब किसी व्यक्ति के पास जितनी बड़ी अथॉरिटी है उसके ऊपर उतनी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी भी होना चाहिए, तभी वो अपने वर्क को, तभी वो अपनी रिस्पांसिबिलिटी को सही तरीके से पूरा कर पाएगा।
तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा बैलेंस होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सोचिए कि अगर हम किसी व्यक्ति को अथॉरिटी नहीं देते, उसको केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी देते, अथॉरिटी नहीं देते, तो सोचिए वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कभी भी सही तरीके से पूरा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास अथॉरिटी नहीं है, उसको ऑर्डर देने की अथॉरिटी नहीं है, उसको डिसीजन लेने की पावर ही नहीं है, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी पूरी नहीं कर पाएगा। और इसका उल्टा सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दे, केवल उसको अथॉरिटी दे दे, तो क्या होगा कि वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करेगा। सोचिए अगर किसी कंपनी का जो जनरल मैनेजर है वो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आता है, वो कंपनी का मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, तो अगर उसके ऊपर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो सोचिए उसके पास सबसे बड़ी अथॉरिटी भी है। इसी का अपोजिट सोचिए कि अगर किसी कंपनी का एक प्यून है तो उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो जब उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो उसके पास कोई अथॉरिटी भी नहीं है। तो हेनरी फ्योल साहब यहाँ पे ये कहते हैं कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों इक्वल होना चाहिए। किसी व्यक्ति को हम जितनी बड़ी अथॉरिटी देते हैं उतनी बड़ी उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए, तभी वो अपने वर्क को सही तरीके से कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों हमेशा इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बच्चों समझना, व्हाट इज डिसिप्लिन? तो डिसिप्लिन हम लोग कह सकते हैं कि डिसिप्लिन इज द की ऑफ सक्सेस ऑफ एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस होने में डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोग कहते हैं ना कि सर डिसिप्लिन में रहिए, तो डिसिप्लिन का मतलब क्या हुआ कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाने चाहिए, और जितने भी एम्प्लॉय वर्कर या ऑफिसर्स वहां पर काम करते हैं ये उन सब के ऊपर ये रूल्स रेगुलेशन अप्लाई होना चाहिए। याद रखिए जो भी कंपनी के बड़े से बड़ा जो भी ऑफिसर्स है वो कंपनी से बड़ा नहीं हो सकता। तो अगर कोई भी व्यक्ति रूल्स रेगुलेशन को तोड़ता है, उसके अगेंस्ट कोई काम करता है, तो वहां पर पनिशमेंट की भी पॉसिबिलिटी होना चाहिए, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, फिर वो कितना ही बड़ा ऑफिसर्स क्यों ना हो। तो डिसिप्लिन हमेशा मेंटेन करते चलिए, और ये डिसिप्लिन छोटे से छोटे व्यक्तियों के लिए और बड़े से बड़े ऑफिसर के लिए सबके लिए इक्वल होना चाहिए। तो डिसिप्लिन वर्ड का मतलब होता है यहाँ पर कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, रूल्स रेगुलेशन को बनाना। सोचिएगा हमारे देश में जो लॉ एंड ऑर्डर बनाया जाता है वो सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो कोई छोटा व्यक्ति हो या बड़े से बड़ा व्यक्ति हो। वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अपनी फैक्ट्री के लिए एक रूल बनाया कि हमारी फैक्ट्री मॉर्निंग में 10 o'clock को खुल जाएगी और जितने भी वर्कर एम्प्लॉयज है सबको 10 बजे तक आ जाना है। तो इसका मतलब कि अगर कोई वर्कर या कोई ऑफिसर्स 10 बजे के बाद आएगा तो क्या होगा, उसको पनिशमेंट देना जरूरी होगा, उसको हम पनिशमेंट जरूर देंगे क्योंकि उसने डिसिप्लिन को तोड़ा है। तो डिसिप्लिन वर्ड का मीन्स हुआ रूल्स और रेगुलेशन बनाने से, और याद रखना ये रूल्स रेगुलेशन सबके लिए इक्वल अप्लाई होना चाहिए, फिर चाहे वो कंपनी का बड़े से बड़ा ऑफिसर्स हो या छोटा एम्प्लॉय हो, ये रूल्स रेगुलेशन सबके लिए बराबर होने चाहिए। ठीक है, डिसिप्लिन। नेक्स्ट रूल आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड बच्चों समझना, यूनिटी ऑफ कमांड ये प्रिंसिपल ये कहता है कि एवरी एम्प्लॉइज एंड वर्कर मस्ट रिसीव द ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन बॉस। एवरी एम्प्लॉय मस्ट रिसीव द ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन बॉस। किसी भी एम्प्लॉय को ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन एक ही बॉस से मिलना चाहिए। उसे ये पता होना चाहिए कि वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, वो किसके प्रति अकाउंटेबल है, वो किसके प्रति जवाबदेह है, उसे इस बात को अच्छी तरह पता होना चाहिए, तभी वो अपने वर्क को अच्छी तरह कर पाएगा। सोचिए अगर किसी एम्प्लॉय के ऊपर 2 या 2 से ज्यादा बॉस होते हैं, उसके 2 या 2 ज्यादा बॉस हैं, तो वो कंफ्यूज करेगा कि किसकी बात को मानना है और किसकी बात को नहीं मानना है। जैसे देखो मान लो किसी कंपनी में एक एम्प्लॉय काम करता है मिस्टर जेड, तो उसका बॉस कौन है, मान लो मिस्टर ए। तो जेड को पता है कि हमें ऑर्डर किसका मानना है, ए का, तो ए कोई भी ऑर्डर करेगा जेड उसकी बात को फॉलो करेगा। लेकिन मान लीजिए जेड के 2 बॉस हो गए, जेड के 2 बॉस हो गए, कौन, ए और बी।
तो ऐसे केस में क्या होगा कि ए भी ऑर्डर करेगा जेड को और बी भी ऑर्डर जेड को करेगा, तो जेड यहाँ पर कंफ्यूज कर जाएगा किसकी बात को मानना और किसकी बात को नहीं मानना, और अगर दोनों के ऑर्डर आपस में क्रैश कर गए तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर एक बॉस होना चाहिए और उसे पता होना चाहिए कि वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसके प्रति वो जवाबदेह है। तो एवरी एम्प्लॉय एंड वर्कर मस्ट रिसीव द ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन बॉस। ये कहता है यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। समझ बच्चों, ये बहुत अच्छी चीज है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हेनरी फ्रोस्ट साहब ये कहते हैं कि वन हेड एंड वन प्लान, वन हेड एंड वन प्लान मींस क्या हुआ? सोचो हमारी कंपनी में बहुत से हेड होते हैं, हेड यानी डिपार्टमेंट, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, बहुत से डिपार्टमेंट है। और सोचो हर एक डिपार्टमेंट बहुत से एम्प्लॉय काम करते हैं। तो हेनरी फ्रोस्ट साहब ये कहते हैं कि हर डिपार्टमेंट का अपना एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और उस डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो सारे एम्प्लॉय उसी ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए ग्रुप एफर्ट्स करेंगे। उस डिपार्टमेंट के अंडर में आने वाले जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सारे एम्प्लॉय मिल करके उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने की कोशिश करेंगे। यानी हर डिपार्टमेंट का एक ऑब्जेक्ट, एक सिंगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे मैंने बनाया मान ली परचेज डिपार्टमेंट, तो बच्चों परचेज डिपार्टमेंट क्या काम करता है? रॉ मटेरियल परचेज करने का काम करता है। तो परचेज डिपार्टमेंट के अंडर में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबका काम क्या है कि रॉ मटेरियल परचेज करना। वो ये कोशिश करेंगे कि वो चीप रेट पर बेटर टू बेटर क्वालिटी का रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। उनको प्रोडक्शन से मतलब नहीं है, उनको सेल्स से मतलब नहीं है, उनका मतलब किससे है? परचेज करने से। वो परचेज डिपार्टमेंट हो गया। इसी तरह मैंने मान ली बनाया एक सेल्स डिपार्टमेंट। हमारी कंपनी में एक सेल डिपार्टमेंट है। अब सेल डिपार्टमेंट में भी बहुत से एम्प्लॉय काम करते हैं, तो उस सेल डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट मैंने दिया है मैक्सिमम सेल करना, अपने सेल को इंक्रीज करना। तो उस सेल डिपार्टमेंट जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सब लोग कोशिश करेंगे कि मेरी सेल इंक्रीज करें। हम कैसे करें कि मेरी सेल इंक्रीज करें? तो वो सेल बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। तो उनको परचेज से या प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं रहेगा। यानी हर डिपार्टमेंट का अपना एक पर्टिकुलर टास्क होगा कि प्रोडक्शन वाले का काम प्रोडक्शन करना है, परचेज डिपार्टमेंट का काम गुड्स को परचेज करना है, सेल डिपार्टमेंट का काम मैक्सिमम सेल करना है। तो हमने हर डिपार्टमेंट के लिए अपने ऑब्जेक्ट फिक्स कर रखा है। अब उस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आने वाले सारे एम्प्लॉय उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने की कोशिश करेंगे। ये कहता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी वन हेड वन प्लान। हर हेड यानी हर डिपार्टमेंट के लिए एक प्लान होना चाहिए। हर डिपार्टमेंट एक सिंगल ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, ये कहता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। समझना बच्चों, इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? पर्सनल इंटरेस्ट। जैसे किसी भी एम्प्लॉय का अपना जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो उसका क्या है? इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। तो जो किसी भी कंपनी में जो वर्कर काम करते हैं ये क्या चाहते हैं कि उनको अच्छी से अच्छी सैलरी मिले, उनकी सैलरी बढ़ाई जाए, उनका बोनस बढ़े, उनका कमीशन बढ़े। ये क्या उनका पर्सनल इंटरेस्ट है, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल इंटरेस्ट। और दूसरा होता है जनरल इंटरेस्ट। बच्चों जनरल इंटरेस्ट का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, यानी कंपनी का इंटरेस्ट। तो समझना, जब कभी ऐसा हो, कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जो हमारा पर्सनल इंटरेस्ट है और जो मेरी कंपनी का इंटरेस्ट है वो आपस में क्रैश कर जाते हैं, आपस में क्रैश कर जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट कब सम टाइम आपस में क्रैश कर जाते हैं। और जब कभी ऐसा होगा तो हेनरी फ्रोस्ट साहब ये कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आप हमेशा जनरल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देंगे। यानी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, जो हमारी कंपनी का इंटरेस्ट है, आप उसको हमेशा हेड पर देंगे, उसको हमेशा हेड पर रखेंगे, उसको हमेशा प्रायोरिटी देंगे। और जो हमारा पर्सनल इंटरेस्ट है, जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, उसको हमेशा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो जब भी ये दोनों इंटरेस्ट आपस में क्रैश करेंगे तो ऑलवेज जो जनरल इंटरेस्ट होगा हम उसको प्रायोरिटी देंगे, दैट शुड बी गिवन टू द हेड। जबकि जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। जैसे मैं फिर से एग्जांपल लेता हूं, अच्छा सा समझना बच्चों। मान लीजिए किसी कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि सर इस बार उनके सैलरी इंक्रीमेंटल की जाए, उनको बोनस दिया जाए, उनको मोर सैलरी मोर बोनस की डिमांड कर रहे हैं। और उसी टाइम मान लीजिए कंपनी के पास एक बड़ा ऑर्डर आ रहा है
और जिसके लिए कंपनी को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रॉ मटेरियल और मशीनें वगैरह खरीदनी पड़ रही है। तो सोचो अगर कंपनी अपना पैसा वर्कर को सैलरी और बोनस बांटने डिस्ट्रीब्यूट कर देगी तो वो रॉ मटेरियल मशीन नहीं खरीद पाएंगे। तो फिर कंपनी को करना क्या चाहिए? क्या कंपनी अपने पैसे को क्या वर्कर को सैलरी को बांट दे? तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे हेनरी फ्यूल साहब कहते हैं कि जब कभी ऐसा हो तो पहले हमेशा कंपनी के इंटरेस्ट को ध्यान दीजिए कि कंपनी का इंटरेस्ट किसमें है कि मुझे ऑर्डर मिल रहा है, एक बड़ा ऑर्डर मिल रहा है, तो पहले हमें उस ऑर्डर को अचीव करने की कोशिश करना चाहिए। हमें रॉ मटेरियल और मशीनें खरीदनी चाहिए। जब हमको बड़ा ऑर्डर मिलेगा उसको हम अचीव करेंगे, उसको हम अचीव करेंगे तो हमको उससे बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, और जब बड़ा प्रॉफिट मिलेगा तो मुझे वर्कर को बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा। तो हमेशा वर्कर को यहाँ पर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। क्यों? वो उनका पर्सनल इंटरेस्ट है। तो हमेशा हमें अपनी कंपनी के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी है। या ना कंपनी है तो हम हैं, हमसे कंपनी नहीं है, कंपनी से हम हैं। तो कंपनी के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देना है और अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, फेयर रेम्यूनरेशंस। बच्चों समझना, फेयर रेम्यूनरेशन का वर्ड का मतलब क्या हुआ कि हेनरी फ्यूल साहब ये कहते हैं कि किसी भी कंपनी के जो लेबर्स हैं, एम्प्लॉय हैं, वर्कर्स हैं, वो कंपनी के लिए उसके बैकबोन की तरह होते हैं। बिना लेबर वर्कर की कंपनी नहीं चल सकती। तो ये बहुत जरूरी है, ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कंपनी की ड्यूटी है कि वो अपने एम्प्लॉय को कम से कम इतना रेम्यूनरेशन दे, इतनी सैलरी वगैरह दे जिससे उसका एक मिनिमम जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो मेंटेन हो सके। बच्चों, फेयर रेम्यूनरेशन का मतलब ये कभी नहीं होता है कि आप वर्कर को ज्यादा सैलरी दें। ये इसका मतलब ये कभी नहीं होगा कि आप वर्कर को मैक्सिमम ज्यादा सैलरी दें। नहीं, फेयर रेम्यूनरेशन वर्ड का मतलब होता है कि हमारी जैसी और जो फर्में हैं और जो इंडस्ट्रीज हैं वो जिस रेट पर अपने वर्कर को पेमेंट कर रही हैं, हमें कोशिश करना चाहिए कि एटलीस्ट उतना पेमेंट हम वर्कर को करें, तभी तो वर्कर हमारे यहाँ टिकेगा। सोचिए, अगर वर्कर को बहुत कम सैलरी देंगे तो वो मेरे यहाँ कभी काम ही नहीं करना चाहेगा और मेरी कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी चला जाएगा। तो अगर मैं चाहता हूँ वर्कर मेरे यहाँ टिके लॉन्ग टाइम, तो हमें कम से कम उसको फेयर रेम्यूनरेशन देना चाहिए। जो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो उसका मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड है, वो उसका मेंटेन हो सके। और हमारी जैसी और जो इंडस्ट्रीज हैं, फर्में हैं, वो जिस रेट से अपने वर्कर को पेमेंट कर रही हैं, हमें भी उसी रेट से वर्कर को पेमेंट करना होगा। ये होता है फेयर रेम्यूनरेशन। ठीक है, तो ये हमारी स्टार्टिंग 7 पॉइंट्स कंप्लीट। हाँ बच्चों, हमारा नेक्स्ट नंबर 8 प्रिंसिपल होता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बच्चों, ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन मीनिंग क्या होती है समझना। सेंट्रलाइजेशन का वर्ड का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो उसका टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो सारी अथॉरिटी और पावर अपने हाथ में रखता है और अपनी कोई भी पावर अथॉरिटी अपने वर्कर या एम्प्लॉय को डेलीगेट नहीं करता, वो सारी पावर अपने हाथ में लेके चलता है, जिसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। और जबकि इसका रिवर्स होता है डिसेंट्रलाइजेशन, जहां पर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो अपनी पावर और अथॉरिटी को अपने सबऑर्डिनेट में डेलीगेट कर देता है, डिलीवर कर देता है, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो हेनरी फ्यूल साहब ये कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में न तो पूरी तरह से सेंट्रलाइजेशन अच्छा होता है और न ही पूरी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा माना जाता है, बल्कि वास्तव में होना ये चाहिए कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में आपस में एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक गुड कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब किसी कंपनी में सेंट्रलाइजेशन अच्छा होगा या डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा होगा, वो डिपेंड करता है इस बात पर कि हमारी कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं, वर्कर हैं, उनका नेचर और एफिशिएंसी कैसी है। मान लीजिए कि अगर मेरी कंपनी के जो वर्कर हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, वो बिल्कुल इनोसेंट है, वो बिल्कुल अनाड़ी है, उनको कुछ नहीं आता, बिल्कुल नए नवीने हैं, तो जब उनको कुछ नहीं आता, दे आर इनोसेंट, तो क्या मुझे उनको कोई पावर डेलीगेट करना चाहिए? क्या मुझे उनको कोई अथॉरिटी देना चाहिए? नहीं ना। तो ऐसे केस में सेंट्रलाइजेशन अच्छा माना जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉय के पास कोई नॉलेज ही नहीं है। तो जब उनके पास कोई नॉलेज नहीं है तो वहां पर उनको पावर देना सही नहीं रहेगा। तो ऐसे केस में टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा? सारी पावर अपने हाथ में लेके चलेगा, यानी वहां पर सेंट्रलाइजेशन बेटर माना जाएगा। लेकिन मान लीजिए हमारी कंपनी जो एम्प्लॉय हैं, जो वर्कर हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर वेरी एफिशिएंट एंड दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन, दे आर वेरी ऑनेस्ट पर्सन, तो ऐसे केस में डिसेंट्रलाइजेशन को अच्छा माना जाएगा। अब वहां पर ये जरूरी होगा कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो अपनी अथॉरिटी और पावर को वर्कर को डेलीगेट कर दे।
तो बच्चों सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों में से कोई भी चीज अच्छा या खराब नहीं होता, डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि अगर वर्कर कैसे हैं। अगर वर्कर अच्छे हैं, एक्सपीरियंस हैं, तो वहां पर उनको पावर डेलीगेट किया जा सकता है। लेकिन अगर वो इनोसेंट है, अननोन है, तो पावर उनको डेलीगेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हेनरी फोर्ड साहब ये कहते हैं कि ये चीज आपको डिसाइड करना है कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन को अप्लाई करना है या डिसेंट्रलाइजेशन अप्लाई करना है, जो कि इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारी कंपनी के जो वर्कर हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनका नेचर और इफिशिएंसी कैसी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, स्केलर चेन और गैंग प्लान डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। समझना बच्चों, स्केलर चेन सिस्टम क्या होता है। हेनरी फोर्ड साहब ये कहते हैं कि किसी भी कंपनी में एक चेन सिस्टम होना चाहिए, जिसको बोलते हैं स्केलर चेन सिस्टम। सोचिए किसी भी कंपनी में बहुत से वर्कर, बहुत से एम्प्लॉय काम करते हैं, उनके अलग अलग पोस्ट होती है, उनकी अलग अलग रैंक होती है। तो हर एक व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि उसका सुपीरियर कौन है और उसका जूनियर कौन है। उसके लिए सुपीरियर कौन है और उसका जूनियर कौन है, उसको किससे ऑर्डर मिलना है और उसको किसको ऑर्डर देना है, इस बात को उसे नॉलेज होना चाहिए। उसकी रैंक क्या है, उसकी पोजीशन क्या है कंपनी में, उसे अच्छी तरह पता होना चाहिए। किससे ऑर्डर मिलेगा और किसको ऑर्डर देना है, इसे अच्छी तरह उसको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो वहां पर बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो एक चेन सिस्टम होना जरूरी है। देखो बच्चों, ये स्केलर चेन सिस्टम कैसे काम करता है कि मान लीजिए किसी कंपनी में एक टॉप लेवल मैनेजर है मिस्टर ए, ये कंपनी का सबसे सुप्रीम, सबसे मोस्ट एग्जीक्यूटिव पर्सन है। अब इसके अंडर में 2 लाइन अथॉरिटी जाती है। इसके अंडर में 2 लाइन अथॉरिटी, कैसे तो 2 डिपार्टमेंट है, और ये लाइन अथॉरिटी में कौन आ रहे हैं, इस वाले डिपार्टमेंट में आते हैं बी, सी, डी और ई, जबकि इस वाले डिपार्टमेंट में आ रहे हैं मान लीजिए एम, एन, ओ, पी। तो दोनों डिपार्टमेंट 4-4 एम्प्लॉय काम करते हैं। अब देखो ये चेन सिस्टम क्या बता रहा है कि इस कंपनी का सबसे सुप्रीम ऑफिसर कौन है, ए। इस वाली चेन अथॉरिटी में, इस वाली लाइन अथॉरिटी में ए से नीचे कौन आ रहा है, बी, बी से नीचे सी, सी से नीचे डी, डी से नीचे ई आता है। देखिए इस वाली लाइन अथॉरिटी देखें तो ए के नीचे एम आ रहा है, एम के बाद एन का नंबर है, एन के बाद ओ और फिर पी आता है। ठीक है, अब ध्यान देखना, ये चेन सिस्टम मुझे ये बता रहा है कि इस चेन सिस्टम में, इस लाइन अथॉरिटी में बी और एम का लेवल सेम है। देखो बी और एम का लेवल सेम है, इसलिए सी और एन का लेवल भी सेम है, डी और ओ का लेवल सेम है और ई और पी का लेवल सेम है। ठीक है ना। अब समझो कि मान लो अगर कोई इंफॉर्मेशन ई के पास है और वो ये इंफॉर्मेशन अपने सेम लेवल के एम्प्लॉय पी को देना चाहता है, पी अपनी कोई इंफॉर्मेशन, ई अपनी कोई इंफॉर्मेशन पी को देना चाहता है जो कि सेम लेवल का एम्प्लॉय है, तो वो ये इंफॉर्मेशन डायरेक्ट पी को नहीं देगा, बल्कि वो क्या करेगा, ये इंफॉर्मेशन ई पहले देगा अपने से ऊपर के अथॉरिटी को, यानी डी को, डी ये इंफॉर्मेशन देगा सी को, सी इंफॉर्मेशन देगा बी को, बी इंफॉर्मेशन देगा ए को, और फिर ए उस इंफॉर्मेशन को आगे दूसरे डिपार्टमेंट कैरी करेगा। ए वो इंफॉर्मेशन देगा एम को, एम देगा एन को, एन ओ को और ओ पी को देगा। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन ई से पी तक पहुंचेगी। तो ये होता है स्केलर चेन सिस्टम कि मुझे डायरेक्ट इंफॉर्मेशन एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट नहीं पहुंचानी है, बल्कि ये अपने सुपीरियर को देगा, वो अपने सुपीरियर को देगा, वो अपने सुपीरियर को देगा और फिर वहां से दूसरे डिपार्टमेंट तक इंफॉर्मेशन जाएगी। ये होता है स्केलर चेन सिस्टम। ठीक है, आप समझना, यही में मैंने एक एक्सेप्शनल केस आपको दिया है, गैंग प्लान। हमारे एग्जाम पूछा गया है कि व्हाट इज गैंग प्लान। बच्चों गैंग प्लान सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। गैंग प्लान सिस्टम किसी इमरजेंसी टाइम में, किसी रेयर ऑफ द केस में, किसी एक्सेप्शनल केस में होना चाहिए। गैंग प्लान क्या बताता है आपको, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सिस्टम होना चाहिए कि मान लो कोई इमरजेंसी इंफॉर्मेशन है, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको ई से ओ को, सॉरी ई को पी को डायरेक्ट देनी है, उसके बाद इतना टाइम नहीं कि इंफॉर्मेशन इस तरीके से फ्लो करे, इस तरह का इंफॉर्मेशन फ्लो करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो कोई मान लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको तुरंत ई पी को देना चाहता है, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इसका भी प्रोविजन होना चाहिए
तो गैंगप्लांक ये बताता है कि किसी एक्सेप्शनल केस में, किसी रेयर ऑफ द केस में, किसी बहुत ही इमरजेंसी के टाइम में ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए जहां पर एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे सके। लेकिन ऐसा केवल रेयर ऑफ द केस में होगा, ऐसा केवल एक्सेप्शनल केस में होगा, किसी इमरजेंसी टाइम में ही होगा। इसी चीज को बोलते हैं गैंगप्लांक। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से इंफॉर्मेशन फ्लो की जाती है। ठीक है, तो स्केलर चेन सिस्टम मुझे बताता है कि हर एक एम्प्लॉय को ये बात पता होना चाहिए कि उसका सीनियर कौन है, उसका जूनियर कौन है, किससे ऑर्डर मिलना है और किसको आगे ऑर्डर हमको देना है। ये होता है स्केलर चेन सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, यहाँ था ऑर्डर। अब ऑर्डर का मतलब क्या हुआ समझना। हेनरी फिरोज साहब यहाँ पे ये कहते हैं कि एवरी मैन एंड एवरी मटेरियल मस्ट बी लोकेट at the right place. Every man and material must be located at the suitable place. हर एक एम्प्लॉय और हर एक मटेरियल को, हर एक मशीन को उसकी सही जगह पर लोकेट करना चाहिए। जिसकी जहां पर जरूरत हो उसको वहां पर लोकेट करिए ताकि हमारा वर्क प्रॉपर्ली चल सके, हमारे काम में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये बहुत जरूरी है कि कोई मशीन है, कोई मटेरियल है, उसको जहां यूज हो उसको वहां पर लोकेट करिए। जैसे मान लीजिए हमारी फैक्ट्री में काम करने के लिए हमको रॉ मटेरियल जरूरत पड़ती है, तो ये जरूरी है कि रॉ मटेरियल जहां हम स्टोर करते हैं वो फैक्ट्री के आसपास हो ताकि तुरंत हम रॉ मटेरियल निकालें और अपने फैक्ट्री में यूज कर लें। अब सोचिए अगर ऐसा होता है कि रॉ मटेरियल मेरी फैक्ट्री से काफी डिस्टेंस पर होता है तो इतनी दूर से हमको रॉ मटेरियल मंगाना पड़ेगा, तो इसमें टाइम वेस्टेज हो रहा है। इसी तरह कोई मशीन है तो उसका यूज जहां पर जिस डिपार्टमेंट में होता है वहीं पर उसको लोकेट करना चाहिए। कोई पर्सन है, वो पर्सन जिसके योग्य है उसको वहां पर उस डिपार्टमेंट में रखना चाहिए। तो मैन है, मटेरियल है या मशीन है, दीज आर मस्ट बी लोकेट एट द सुटेबल प्लेस। जिसकी जहां पर काम है, जिसका जहां पर वर्क है उसको वहीं पर लोकेट करना चाहिए जिससे हमारा वर्क इजी वे में कंप्लीट हो पाएगा। ये कहता है आपसे ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इक्विटी। बच्चों ये तो बहुत सिंपल पॉइंट है। इक्विटी मींस क्या होता है? इक्विटी ये कहता है कि मैनेजमेंट को अपनी एम्प्लॉयज के बीच कभी भी पार्शियलिटी नहीं करना चाहिए। मैनेजमेंट कभी भी पार्शियलिटी नहीं करेगा बिटवीन द एम्प्लॉयज। उसकी निगाह में सारे वर्कर सेम हैं, सारे एम्प्लॉयज सेम हैं। वो अपनी जाति बिरादरी के हिसाब से, वो अपने रिलीजियस के हिसाब से, अपनी कास्ट के हिसाब से कभी भी उनके बीच में कोई भेदभाव या पार्शियलिटी नहीं करेगा। अब जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ मैं वैश्य समाज में आता हूँ, तो वैश्य समाज में अब जितने एम्प्लॉय होते हैं उनको प्रमोट करेंगे, बाकी जो दूसरे कास्ट के हैं उनको प्रमोट ना करें। या मैं हिंदू हूँ, मैं देखता हूँ मैं हिंदू, जितने हिंदू लोग हैं हम उनको प्रमोट करें, दूसरी जाति बिरादरी को ध्यान नहीं देते। ये चीज गलत है। एक मैनेजमेंट की निगाह में सारे एम्प्लॉय सेम होना चाहिए और सबके लिए सेम रूल्स और रेगुलेशन चलना चाहिए। वो उनके बीच कभी पार्शियलिटी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो अपने एम्प्लॉय के बीच में कोई पार्शियलिटी करता है, अपनी कास्ट के अकॉर्डिंग, अपने रिलीजियस के अकॉर्डिंग कोई पार्शियलिटी करता है, तो इससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज हैं वो अनसेटिस्फैक्शन उनमें होगा, एम्प्लॉय अनसेटिस्फाइड रहेगा और फिर वो मैनेजमेंट कभी भी रिस्पेक्ट नहीं देगा। ठीक है, तो ये दैट्स इक्विटी। नेक्स्ट वर्ड आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। समझो बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। बच्चों ये प्रिंसिपल ये बताता है कि देखो किसी भी एम्प्लॉय को अपनी इफिशिएंसी दिखाने का सफिशिएंट टाइम देना जरूरी है। जब भी कोई एम्प्लॉय मेरी कंपनी में काम करने के लिए आता है तो सोचिए वो बिल्कुल ट्रेंड होकर नहीं आता है, उसको काम सीखने में कुछ टाइम जरूर लगेगा और हो सकता है कि स्टार्टिंग में वो एक दो बार मिस्टेक भी करेगा। लेकिन अगर वो मान लीजिए वो एक दो बार मिस्टेक करता है और हम उसको निकाल बाहर कर दें तो ऐसे तो हमारे यहाँ कोई एम्प्लॉय टिक ही नहीं पाएगा। तो ये बहुत जरूरी है, हेनरी फिरोज साहब कहते हैं ये बहुत जरूरी है कि किसी भी एम्प्लॉय को अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए सफिशिएंट टाइम देना जरूरी है। वो एक बार, दो बार, तीन बार मिस्टेक जरूर करेगा लेकिन धीरे धीरे करते करते वो ट्रेंड हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये करते हैं कि जब वो फर्स्ट टाइम मिस्टेक करे आप उसको निकाल बाहर कर दीजिए, तब तो ऐसे तो कोई एम्प्लॉय हमारा टिक ही नहीं पाएगा। तो आप हर एक वर्कर को उस अपनी इफिशिएंसी, अपना टैलेंट दिखाने का भरपूर टाइम दीजिए, सफिशिएंट टाइम देना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में
एक बहुत ही ग्रेट प्लेयर था सचिन तेंदुलकर, अब तो रिटायर्ड हो गया, लेकिन आपको अगर उसकी हिस्ट्री उठा के देखें तो अभी देखेंगे सचिन तेंदुलकर ने अपने फर्स्ट इंटरनेशनल मैच में 0 रन बनाए थे, पहली बार पर आउट हो गया। उसके बाद भी लगातार 2-3 मैच वो फ्लॉप होता चला गया। सोचिए अगर उसी टाइम हमारे बीसीसीआई वालों ने उसको निकाल कर बाहर कर दिया होता तो सोचिए वो सचिन तेंदुलकर आज सचिन तेंदुलकर ना बन पाता। सोचिए उसने लगातार 3-4 मैच फ्लॉप किए, लेकिन इसके बावजूद उसको खिलाया गया और अल्टीमेटली क्या हुआ कि करीब 8-10 मैचों के बाद जाकर उसने सेंचुरी जड़ी। और जब उसने पहली बार सेंचुरी जड़ी तो उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया और लगातार वो बेहतरीन उसने प्रदर्शन किया। तो कहने का मतलब ये कि हर एम्प्लॉय को आप सफिशिएंट टाइम दीजिए टू शो देयर एफिशिएंसी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 13, इनिशिएटिव। बच्चों इनिशिएटिव वर्ड का मीन्स होता है कि अपने एम्प्लॉय को बेटर टू बेटर वर्क करने के लिए कंटिन्यू उनको इनकरेज करना, उनको मोटिवेट करना। एक बात सोचिए कि किसी भी कंपनी जो एम्प्लॉय होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो लेजी होते हैं। ये हेनरी फुल साहब कहते हैं कि हर एक किसी भी कंपनी का जो एम्प्लॉय है, वर्कर, वो लेजी होता है। तो उसको टाइम टू टाइम हम उसको पंच करना पड़ता है, हम उसको मोटिवेट करना पड़ता है, हम उसको बेटर टू बेटर वर्क करने के लिए इनकरेज करते हैं। अब ये मोटिवेशन हम उसको पॉजिटिव वे में दे सकते हैं और नेगेटिव वे में भी दे सकते हैं। हाँ, लेकिन हमको उनको मोटिवेट करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम उनको मोटिवेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, कुछ टाइम वर्क करने के बाद वो धीरे धीरे डल पड़ जाएंगे, लेजी हो जाएंगे। सोचिए जब एज अ टीचर मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो बीच-बीच में बच्चों को हम प्रमोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे बच्चे तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। तुरंत बोलता बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी पढ़ा रहे बहुत इंपॉर्टेंट है, तुरंत बच्चा अलर्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो क्या होगा, कुछ टाइम तक क्लास में बोरिंग हो जाएगी और बच्चे पढ़ते पढ़ते सो जाएंगे। तो उनको इंकरेज करना, उनको मोटिवेट करना टाइम टू टाइम बहुत जरूरी है। और ये वर्क ऐसा है जो कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ टाइम बाद वर्कर बार बार डिस्करेज होगा, तो उसको टाइम टाइम पंच करना जरूरी होगा। ये कहता है इनिशिएटिव। ओके, और लास्ट अब मेरा प्रिंसिपल आता है स्पिरिट द कॉर्प्स। क्या टॉपिक है? स्पिरिट द कॉर्प्स, जिसको बोलते हैं स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशंस। मींस क्या हुआ समझना, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सोचिए अलग अलग टाइप के व्यक्ति काम करते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका एटीट्यूड, उनका कॉन्सेप्ट, उनकी थिंकिंग सब कुछ अलग अलग होती है। तो मैनेजमेंट की ये ड्यूटी है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन सारे व्यक्तियों के बीच में एक यूनिटी के रूप में काम कराना, उनको मिलाकर काम करना। हम जानते हैं कि अगर सारे एम्प्लॉय मिलकर काम करेंगे तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन जरूर सक्सेस होगा। तो हम ऐसा कोशिश करें कि ये जो अलग अलग क्लास के पर्सन हैं उनके बीच में यूनिटी बने, वो मिलकर काम करें, क्योंकि जब वो मिलकर काम करेंगे तभी हम सक्सेस हो पाएंगे। तो उनके बीच में एक कोऑपरेशन या कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये था हमारा स्पिरिट द कॉर्प्स। ठीक है बच्चों, तो ये थे टोटल आपके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल। आज हम अपनी बात को यहाँ पर स्टॉप करना चाहते हैं, वीडियो काफी बड़ी बन गई है। मैंने आपको टोटल 14 प्रिंसिपल बताए, हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल। अब एग्जाम में ये सारे प्रिंसिपल एक साथ लिखने को नहीं आते, इन्हीं में से 2-1 पॉइंट आएगा लिखने को। मैंने आपको सारे पॉइंट समझाए, लेकिन फिर भी अगर किसी पॉइंट को आप फिर से समझना चाहते हैं हमसे, या नहीं समझ में आया आपको, तो प्लीज हमसे क्लास में आकर पर्सनली कांटेक्ट करिए, हम वो चीज आपको फिर से विद एग्जांपल बहुत अच्छा समझाएंगे। लेकिन आज मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। सो गुड डे।